लास्ट इज़ फिजियोलॉजिकल आप ये जो हिस्सा है जिसको हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें होता है जितनी मैंने आपको बताई, जितनी भी रिप्रोडक्शन की ये आपकी सारी समस्या है, रिप्रोडक्शन की जो आपकी प्रोसेस है, ये सभी मैंने बोला था आपको हार्मोन से कंट्रोल होती है। सारी रिप्रोडक्शन प्रोसेस पशु को हीट में आने से बच्चा पैदा करने तक ये सभी इसको हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। अगर सही वक्त पे सही हार्मोन पैदा होते रहे तो सब कुछ नॉर्मल होता है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रिप्रोडक्शन हो जाती है। लेकिन अगर सही वक्त पे सही हार्मोन पैदा नहीं हुए, कोई हार्मोन बढ़ गया, कोई हार्मोन कम हो गया, जिसको हम बोलते हैं हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया, अगर किसी कारणवश हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो गया, तब बच्चा उस पशु को बच्चा पैदा करने की प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे कॉमन बात बताता हूँ, हमारे जितने भी लोग गाय या भैंसे रखते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, जब वो दूध नहीं देती तो उसको टीका लगा देते हैं। इट इज़ इलीगल। वो टीका किस चीज़ का होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का, ठीक है ना। जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन हम देते हैं, मैंने बताया था आपको, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बच्चेदानी की कंट्रैक्शंस को इंक्रीज़ करता है। जब बच्चेदानी की कंट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी तो उसमें अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जो इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन किसने किया? हम लोगों ने किया ना। क्यों किया? ताकि हमें दूध मिल जाए। उसमें ये मैं हम नहीं, हमेशा उसमें अबॉर्शन हो जाती है, हमेशा नहीं होती, लेकिन काफ़ी केसेस में अबॉर्शन होने के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि वो हार्मोन हम लोगों को प्रेगनेंसी के बाद नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह कुछ अनजान डॉक्टर्स, पशु प्रेग्नेंट हो गया, उसको मालिक ने प्रेग्नेंट नहीं किया, या मालिक को पता नहीं कि मेरा पशु प्रेग्नेंट हो चुका है। जब पशु प्रेग्नेंट हो जाएगा, क्या वो हीट में आएगा? प्रेग्नेंट पशु हीट में नहीं आता। अगर मालिक को नहीं पता कि मेरा पशु प्रेग्नेंट हुआ है कि नहीं हुआ, 50% केसेस में मालिक को पता ही नहीं होता कि मेरा पशु प्रेग्नेंट हो गया कि नहीं हो गया। जो लोग पशुओं को बाहर बांधते हैं, जो लोग पशुओं को बाहर छोड़ते हैं, पास्चर्स पे खाने पीने के लिए बाहर छोड़ते हैं, उन लोगों को नहीं पता होता कि मेरा पशु प्रेग्नेंट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है ना ही वो इतने समझदार होते हैं कि उनको पहले ही पता लग जाए कि ये मेरा पशु प्रेग्नेंट हुआ कि नहीं हुआ। तब वो 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, ये तो यार ये तो भूल ही नहीं, ये तो नई दूध नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन प्रेगनेंसी में वो नई दूध होगी नहीं, और किसी अनजान डॉक्टर के बस में पड़ गया, डॉक्टर साहब मेरी पशु तो बोल नहीं रहा, उसने जाके ईस्ट्रोजन का टीका लगा दिया, ईस्ट्रोजन टीका लगा नहीं तो बच्चा बाहर गया नहीं। दैट इज़ इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स विच इज़ क्रिएटेड बाई आवर पीपल। हम लोगों को खुद को क्रिएट करते हैं। जब भी आपको ये एनिस्टस जो पशु हीट में नहीं आते, सबसे पहले आपको जो काम करना है, उसको प्रेगनेंसी पशु की टेस्ट करनी है, दिस एनिमल इज़ प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है, तब आपको इस बीमारी का इलाज करना है कि ये पशु हीट में क्यों नहीं आ रहा। अगर आपने ये चेक नहीं किया, सीधा आपने अपना इलाज शुरू कर दिया, तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कभी ना कभी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार भी करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। सो दिस इज़ अ इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। कौन सी कंडीशंस में हार्मोन का इम्बैलेंस होता है? ये तो होगी ना जो हम लोगों के कारण हुई। कई ऐसी चीज़ें हम लोगों के कारण नहीं होती, उसमें वैसे हार्मोन्स का बैलेंस होता है। अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं जिसमें हार्मोन्स का इम्बैलेंस बन जाता है। पशुओं का हीट में ना आना, यह भी हार्मोन्स इम्बैलेंस का कारण है। इसलिए मैंने पशुओं का हीट में ना आना। अब मैं बताता हूँ, जब पशु हीट में नहीं आती, उसमें अंडे दाने में क्या फ़र्क पड़ता है? पशु प्रेग्नेंट नहीं है, खाली है, लेकिन फिर भी वो हीट में नहीं आ रहा। ये केसेस आपके पास आम आएंगे ना। पशु खाली है, फिर भी आपके पास फिर भी पशु वो हीट में नहीं आ रहा, क्या करोगे? सीधा आपने कभी उसकी कोई ऐसी मेडिसिन नहीं देनी जो मेडिसिन उसको रिक्वायर्ड ना। स्पेशली आपको हार्मोन्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करना जब तक आप उसको प्रॉपरली चेक ना करोगे। सबसे पहले आपको अंडेदानी चेक करनी है। जो पशु हीट में नहीं आता, अंडेदानियाँ नॉर्मली जो होती हैं ऐसे पशु में, उसका साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है अंडेदानी का, और उसका शेप बिल्कुल गोल हो जाता है। नॉर्मली जो होती है ना जो अंडेदानी, जैसे राजमा का शेप होता है, जैसे राजमा होते हैं ना, ऐसी थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन वो ऐसी केसेस में थोड़ी गोल हो जाती है, और थोड़ी सी नपाओगे थोड़ी करड़ी होगी वो,
अगर अंडे दानियाँ गोल हो गई और ऊपर से करड़ी होगी, साइज छोटा हो गया, तो ऐसे अंडे दानियाँ दे आर नॉन फंक्शनल, वो काम नहीं कर रही। उसको हमें काम पे लेके आना है। अगर उसके काम पे लेके आओगे तब उनमें अंडा पैदा होना शुरू होगा, तब वो पशु हीट में आएगा। ये बात समझ आ गई? इसका मतलब क्या हुआ? अंडे दानियाँ काम नहीं कर रही। हमको उसको काम पे कैसे लेके आना है, ये हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात है कि ट्रू स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस में क्या होता है? जब आप अंडे दाने को चेक करेंगे, अंडे दानियाँ बिल्कुल नॉर्मल होंगी, बिल्कुल उसका बीन शेप्ड होंगी, वो बिल्कुल मोटाइल होंगी, तुरती फिरती होंगी, चलती होंगी, ठीक है ना, वो काम कर रही होंगी। जब अंडे दानियाँ काम कर रही हैं तो फिर तो पशु को हीट में आना चाहिए। कई बार ऐसे भी होता है, अंडे दानियाँ बिल्कुल नॉर्मली काम कर रही हैं लेकिन पशु हीट में फिर भी नहीं आता। ऐसे पशु हीट में क्यों नहीं आते? दैट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डाइट, दैट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, दैट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, दैट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन विटामिन्स। उसमें बेसिकली खुराक और खुराक के इंग्रेडिएंट्स की कमी के कारण कई बार ऐसा होता है। अंडे दानियाँ काम कर रही हैं, पशु हीट में नहीं आता, ठीक है ना। कौन सी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे हम सबसे आखिर में कवर करेंगे, ठीक है। सिस्टिक ओवरीज, कई बार अंडे दानियों के ऊपर सिस्ट बन जाते हैं। सिस्ट समझते हो आप लोग? अंडे दाने के ऊपर ऐसा जैसे नींबू होता है ना, नींबू देखे ना आपके, अंडे दाने के ऊपर नींबू जैसे आकार का सिस्ट बन जाता है। उसको दबाओगे ना, वो पिल उसमें पानी भरा होगा और उसका साइज इतना बड़ा होगा, दैट इज़ कॉल्ड सिस्ट। जब तक हम उस सिस्ट का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, वो पशु, उस पशु में दो कंडीशंस होती हैं। या तो वो 24 घंटे बोलता रहेगा, 24 घंटे वो हीट में रहेगा, या वो 21 दिनों के बाद नॉर्मली हीट में आएगा, लेकिन वो पशु को हम नए दूध कराएंगे, वो कंसीव नहीं करेगा। अगर पशु 24 घंटे बोल रहा है, सच एनिमल्स दे आर कॉल्ड निम्फोमैनिक, जो 24 घंटे हीट में रहते हैं, ऐसे पशु में आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट देके उसका हार्मोन्स का सही लेवल मेंटेन करके, ताकि उसकी हीट बिल्कुल 21 डेज़ के बाद में आए, तब वो पशु आपको कंसीव होने के चांसेस होंगे। लेकिन दूसरे केसेस में जब पशु 21 डेज़ के बाद हीट में आ रहा है, ठीक है ना, आपने नई दूध करवा दी, ठीक है ना, वो लेकिन 21 दिनों के बाद दोबारा फिर हीट में आ गया, आपने फिर 21 दिनों के बाद हीट में करा दी, फिर दोबारा हीट में आ गया, एक बार कराई, 2 बार कराई, 3 बार कराई, 4 बार कराई, जब आप तब अंडे दाने को चेक करोगे, आप देखोगे उसके ऊपर सिस्ट बना हुआ है। तो आपको सिस्ट को डिज़ोल्व करने की ज़रूरत है। जब तक सिस्ट डिज़ोल्व नहीं होगा तब तक उसमें पशु हीट में आएगा, लेकिन उसमें अंडा पैदा नहीं होगा, और जब तक अंडा पैदा नहीं होगा तब तक उसकी कंसेप्शन नहीं होगी। सो इस सिस्ट को डिज़ोल्व करने के 2 तरीके हैं। डिपेंड करता है कि सिस्ट का साइज़ कितना है। उसमें हम हार्मोनल थेरेपी भी दे सकते हैं, या उसको हम मैनुअली ऐसे दोनों हाथों में पकड़ के उसको ऐसे नपा के भी निकाल सकते हैं। दैट कैन बी मैनुअली आल्सो, बट मोस्टली मैनुअल वाला तरीका जो गलत है, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। अच्छा तरीका क्या है? इसमें आपको ऐसे हार्मोन चलने चाहिए जिसमें वो सिस्ट डिज़ोल्व हो जाए। समझा गई बात की? निम्फोमेनिया बता दिया, रिपीट ब्रीडिंग बता दिया। पशु को आए 21 दिनों के बाद पशु बोल पड़ता है, लेकिन वो कंसीव नहीं करता, तो उसमें रिपीट ब्रीडिंग के क्या कारण हो सकते हैं? एक हो गया सिस्टिक ओवरीज। सिस्टिक ओवरीज का होना यह रिपीट ब्रीडिंग का कारण है। या कई बार क्या होता है, पशु में अंडा पैदा होता है या अंडा पैदा नहीं होता। कई ऐसे पशु हैं जिसमें अंडा पैदा होता ही नहीं है, एक बात। कई ऐसे पशु जिनमें अंडा लेट पैदा होता है। 2 बातें हो गई। पशु नॉर्मली हीट में आया, गाय सुबह बोली, शाम तक बोलती रही, अगले दिन बोलना बंद करी, लेकिन अगले दिन तारें दे रही है, तीसरे दिन फिर तारें दे रही है, चौथे दिन फिर डिस्चार्ज दे रही है। तो फिर आप क्या करोगे? पहले दिन भी टीका लगा दोगे, दूसरे दिन भी टीका लगा दोगे, तीसरे दिन भी लगा दोगे, चौथे दिन भी लगा दो। क्यों पशु 4-4 दिन वो तारें कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर अंडा पैदा नहीं हो रहा। जब अंडा पैदा हो जाएगा, उसके तकरीबन 3-4 घंटे के बाद वो सारी अपनी हीट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, वो तारें पैदा करनी बंद कर देगी। लेकिन जब तक अंडा पैदा नहीं होगा
तब तक वो पशु 2 दिन भी तारे करती है, 3 दिन भी तारे करती है, 4 दिन भी तारे करती हैं। तो जो हम लोगों का ट्रेंड है कि दूसरे दिन भी उसके टीका लगा दिया, तीसरे दिन भी टीका लगा, चौथे दिन भी टीका लगा दिया, ऐसे पशु 4 बार टीका लगाने के बावजूद भी ये कंसीव नहीं करते, क्योंकि आफ्टर 48 आवर्स या मैक्सिमम यू कैन से आफ्टर 60 आवर्स के बाद अंडा पैदा होने की व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर अंडा 24 घंटों के बाद पैदा होता है उसका बोलते हैं डिलेड ओवुलेशन, बट अंडा लेट पैदा हुआ। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 60 घंटे में अंडा पैदा नहीं हुआ, इसका मतलब उसमें अंडा पैदा नहीं होगा, तब उस पशु को आपको बार बार उसको इंसेमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे पशु को आपको, ताकि अंडा जल्दी पैदा हो जाए, आपको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जिस पशु की हीट 2 दिन तक रहती है, दैट वी कैन टॉलरेट। अगर पशु की हीट 2 दिन से ज़्यादा रहती है तो इसका मतलब उसमें अंडा लेट पैदा हो रहा है, जहाँ उसमें अंडा पैदा ही नहीं हो रहा, तब आपको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि हमें अंडा अर्ली कैसे पैदा करवाना है, वो भी आपको हार्मोन्स यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक समझा गई? लास्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशनल, ठीक है ना। इसमें न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लिखना आपको, आप इससे सभी कुछ होगा या नहीं होगा, आप इसकी फ़ोटो खींच लो, ठीक है ना। आपके 1 मिनट रुक जाइए, आप 2 मिनट बाद में करना है। एक न्यूट्रिशन वाला टॉपिक कवर कर दें। न्यूट्रिशन में क्या होता है, लेकिन हम लोगों के पास जो पशु बोलते नहीं हैं या पशु रिपीट कर रहे हैं, उसमें आप देखो कि आपको कौन सा कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो आएगा आपको, वो खुराक की कमी के कारण आएगा। सबसे बड़ा कारण कौन है? खुराक की कमी के कारण आएगा। और खुराक की कमी पशु में कैसे होती है? मादा पशु में। हमारा कंसर्न मादा पशु से है। मादा पशु में खुराक की कमी कैसे होती है? जो पशु को हीट में आने नहीं देती या पशु को रिपीट करवाती है। कौन कौन सी खुराक का हमें ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहला काम, जब भी आपके पास कोई पशु आता है, उसकी सबसे पहले आपको उसकी प्रोटीन डाइट इंक्रीज़ करनी है। सबसे पहला काम, उसके पशु को प्रोटीन डाइट कितनी चाहिए, कितनी उसको एनर्जेटिक डाइट चाहिए, पहला काम। दूसरा बात, उसको मिनरल सप्लीमेंटेशन, जिसको हम धातुओं का चूरा बोलते हैं, उसको मिनरल सप्लीमेंटेशन चाहिए। तीसरा बात, उसको विटामिन सप्लीमेंटेशन चाहिए। ये तीनों बातें अगर हम सबसे पहले कर लेंगे तो 50% केसेस आपके ऐसे ही रिकवर कर जाएंगे, आपको कोई और ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कौन से मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से विटामिन इंपॉर्टेंट हैं और कैसी डाइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जितने जो मिनरल्स हैं जो पशु को हीट में लेके आते हैं, मैंने आपको उससे पहले भी बताया था, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स दे आर कैल्शियम, नंबर 2 फास्फोरस, नंबर 3 कॉपर, नंबर 4 कोबाल्ट, नंबर 5 आयोडीन एंड आयरन। ये 6 दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो हमें पशुओं को देने पड़ते हैं फॉर ब्रिंगिंग द एनिमल्स इनटू हीट, ठीक है ना। जितनी भी प्रेपरेशंस आपकी मार्केट में आएंगी, वो प्रेपरेशन किसकी होगी? नंबर 1 कैल्शियम, नंबर 2 फास्फोरस, नंबर 3 कॉपर, नंबर 4 कोबाल्ट, नंबर 5 आयोडीन एंड आयरन। These are the 6 minerals which are most important, which play a very important role in bringing the animal into heat. बस one thing. Secondly, there are certain vitamins, ठीक है ना, which are the most important vitamins. मैंने उस दिन भी बताया आपको, that is vitamin A, vitamin D3 and vitamin E. A, D3 and E, and to some extent vitamin C also. To some extent vitamin C also. समझा गई बात की? जो भी आपने मिनरल सप्लीमेंटेशन देनी है इस पशु को, उसमें ये सभी 6 मिनरल्स और ये तकरीबन 4 विटामिन उसमें होने चाहिए, तब आपका पशु हीट में आ सकता है। लेकिन दिस प्रॉब्लम इज़ मोर प्रॉब्लम ये आती है उन पशु में जिनकी दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारी क्रॉस ब्रीड काउस होगी, HF की होगी या जर्सी की होगी, ये प्रॉब्लम आप हमारे देसी पशुओं में या बफलोस में बहुत कम आती हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं? हमारे क्रॉस ब्रीड एनिमल की दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर किसी पशु के अंदर उसके दूध की प्रोडक्शन 30 लीटर है, तो 30 लीटर में हम लोगों को कितना मिनरल मिक्सचर देना पड़ता है? कितना दोगे? पशु के दूध में
मिनरल मिक्सचर किस लिए चाहिए पशु को? हम पशु से क्या लेते हैं? दूध, और तो कुछ नहीं लेते ना। जितना दूध में मिनरल निकलते हैं कम से कम उतने हमें जरूर देने चाहिए। ये बात समझ लो ना, जितना पशु के दूध में मिनरल्स निकल रहे हैं अगर उतने मिनरल उसकी खुराक में नहीं दोगे तो मिनरल्स की डेफिशिएंसी आएगी, ठीक है ना। और पशु के दूध में कितने मिनरल्स होते हैं, सबसे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है। गाय के दूध में जो मिनरल्स की मिनरल्स की परसेंटेज है दैट इज़ 0.72%। क्या मतलब समझते हो? अगर 100 ग्राम दूध में 0.72% उसमें केवल मिनरल्स हैं। 100 ग्राम दूध में कितने हो गए? 0.7 ग्राम्स, ठीक है ना। अगर 30 किलो दूध रहा कितना हो जाएंगे उसके? 30 × 7 210 ग्राम उसको मिनरल्स चाहिए डेली की। एक पशु जो 30 किलो दूध पैदा कर रहा है उसको डेली कितने मिनरल्स चाहिए? उसको 0.7 से मल्टीप्लाई करके 210 हो गए, 210 ग्राम उसको मिनरल्स डेली चाहिए। अगर 210 ग्राम मिनरल्स उसको दूध में निकलेंगे, बाकी उसको अपने शरीर के लिए भी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप लोग उसको केवल दाना डाल रहे हो, सूखी तूड़ी डाल रहे हो, हरा पट्ठा नहीं डाल रहे, हरे पट्ठे में मिनरल्स बहुत होते हैं, ठीक है ना। अगर हरा पट्ठा डाल दो आप मिनरल्स थोड़े से कम कर सकते हो, लेकिन अगर हरा पट्ठा नहीं डाल रहे, केवल आप उसको कंसनट्रेट फीड और केवल सूखा चारा डाल रहे हो, तब आपको 210 ग्राम उसको मिनरल मिक्सचर डेली देना होगा। अगर नहीं दोगे देन व्हाट विल बी? देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, ऑल मिनरल्स। और मिनरल्स की डेफिशिएंसी एक बार आ जाएगी दैट एनिमल विल नॉट प्रोड्यूस द एग्स। उसमें ओवुलेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, उसमें अंडा जल्दी जल्दी पैदा नहीं होता, तब वो बार बार रिपीटर बन जाती है। सो जितने भी एनिस्थेसिस के केसेस आपके पास आएंगे, जितने भी रिपीट ब्रीडिंग के केस आपके पास आएंगे, उनमें सबसे पहले आप लोगों को ऐसी मिनरल सप्लीमेंटेशन देनी है जिसमें ये सभी मिनरल्स हों, सभी विटामिन्स हों, और उसके साथ हाई प्रोटीन डाइट, जिस खुराक में प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा हो। दैट इज़ योर ऑल ट्रीटमेंट। ओके।